लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डेफिनीशन पार्ट को डिस्कस किया था, सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2) एंड सेक्शन 17(3। तीन चीज़ें देखी थी और अब तक जो हम लोगों ने देखा दैट वाज सेक्शन 14, 5 हेड्स ऑफ इनकम। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, due basis or receipt basis whichever is earlier, area of salary but subject to section 89(1). ओके, 1, 2, 3 तीन डिडक्शंस के बारे में बात की थी हम लोगों ने। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिलीट हो चुका है 1 में। 2 आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेज अलाउबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्चुअल अमाउंट 5000 और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 1/5। और थर्ड प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स whatever the amount is paid or payable by the SSC. Section 17(1) was the definition of salary, section 17(2) was the definition of perquisites and section 17(3) was the definition of profit in lieu of salary. Salary की definition में basic salary, wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, leave encashment, advance salary, profit in lieu of salary, bonus, commission, perquisites, allowances and section 80(c)(d). अच्छा, section 17(2) में हम लोगों ने देखा था definition of perquisites: rent free accommodation provided by employer to the employee, concessional rent accommodation provided by employer to the employee, any obligation of the employee is met by the employer, and the value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of all employees. अच्छा, specified employee गड़बड़ हो गया। any sum paid to get an assurance of life of the employee, any other fringe benefits as may be prescribed under this act। और जब एज में भी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आता है इसका मतलब गो टू हेल। अच्छा, गो टू रूल्स बताया था ना। इसके बाद 2 चीज़ें मैंने कहा था, ये बाद में 3 साल पहले अमेंड हुई हैं। पहला मैंने बताया था सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, और लास्ट मैंने बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। दैट्स इट। 17(3) डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलग कर दो। दूसरा मैंने बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बट और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर अगेंस्ट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे। देखते हैं क्या है। आज तुम लोग के परीक्षा की घड़ी नहीं है, वो बाद में है, लेकिन फिलहाल सेक्शन 17(2) को हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। परक्विजिट्स को, किसको? पॉइंट नंबर 1, रेंट फ्री। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखा जाए अगर मालिक को अपने एम्प्लॉय से बदला लेना हो, क्या लेना हो? अजीब लग रहा होगा, कभी कभी दोनों में प्रॉब्लम भी आ जाती है ना। तो बदला लेने का एक से एक तरीका है। मैंने एम्प्लॉय को रखा, सुन, उसने कहा सुना। मैंने कहा ये ले जा 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी, क्या याद रखेगा? उसने कहा मालिक इससे मेरा क्या होगा, घर का किराया कैसे जाएगा? मैंने कहा ये ले ले एक महल घर रहने के लिए। कहा बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी मालिक 10,000 में? मैंने कहा मेरे कॉलेज में एडमिशन करा दे। और बोल। कहा घर में कुत्ता भी पाला है मालिक कुत्ता भी पालना है। मैंने कहा ये ले जा 3 कुत्ते 3 कुत्ते ले जा पालना। मतलब बेनिफिट देता जा रहा गया।
अब इन सब बेनिफिट की वैल्यू निकली, वो कुछ भी देगा वो सब सैलरी में जाएगा। अब उसके बेनिफिट की वैल्यू निकली महीने में 50,000। उसने कहा आप कुछ चाहिए नहीं मालिक, हम तो आपका जन्म भर एहसान नहीं भूलेंगे। एक साल बीता नहीं कि वो बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि उसको साल भर में सैलरी मिल रही है कितनी, और परक्विजिट कितने का मिल रहा है, 6 लाख। टैक्सेबल कितना हो गया, 7/20 में से 2.5 लाख माइनस कर दो, आया ना, तो 4,70,000 टैक्स लग जाएगा। 470 में 2.5 लाख पर 25,000 लगेगा, बाकी 2,20,000 पर 44,000 लगेगा। टैक्स वगैरह और जोड़ दो तो 40, 50, 60, 70,000 रुपये निकल गया उसका। 1/20 बेचारा कैश पाया था, 70,000 निकल गया। अब उसके पास खाने पीने को तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं समझे? है ना प्रॉब्लम? लेकिन जरा देखते हैं, ऐसे वैल्यूएशन नहीं होती जैसे मैंने वैल्यूएशन करके दिखाई। इसके लिए पूरा एक सेट बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं। एम्प्लॉय को आप महल दे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं महल के बराबर की वैल्यू जुड़ेगी ना, जितनी उसकी हैसियत है उसी के हिसाब से उसको उसकी वैल्यू मानी जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग एक और सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10(10)(c)(c), सेक्शन 10(10)(c)(c), वो हम लोग बाद में देखेंगे। लिखा है ना 2 बार सी, 1 बार सी नहीं है, 2 बार सी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या बोलता है, जरा ढंग से सुनना। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट इधर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर आओ, इधर आओ। अरे मतलब ऐसे ही बोलना है तो सही में आने लगा। घर चाहिए तुमको, करे नहीं अरे तुम मेरे एम्प्लॉय हो, करे नहीं चाहिए। सुनो इधर, मैंने कहा वो दिख रहा है, देखो बाहर घर दिख रहा है। अच्छा इधर दिख रहा है, घर इधर दिख रहा है, खिड़की इधर है तो इधर से दिखेगा, उधर से नहीं दिखेगा। घर दिख रहा है, ये घर तुम्हारा है आज से कह रहा है अच्छा तो हमें मालूम ही नहीं था। तुम मेरे एम्प्लॉय हो, वो घर तुम्हारा है आज से। अब यहां तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, यहां तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। बोलते क्यों नहीं? या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर ये केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे उस घर का? इधर आओ, वो घर देखो तुम्हारा है, जाओ रहो इस घर का। या ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इधर आओ, वो घर देखो तुम्हारा है, आज से जाकर रहो। बात समझना, दोनों केसेस में आखिर या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो गवर्नमेंट के केस में कहा गया लाइसेंस फीस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। That's it. This is the value of the house. This is the value of the house. ये इस घर की वैल्यू है। मान लो लाइसेंस फीस फिक्स की गई है 2 लाख रुपए, कितनी? और गवर्नमेंट ने कहा देख सारा तो हम फ्री में नहीं देंगे तेरे को, 50,000 दे दे हमको, तो तुम 50,000 दे दोगे? हाँ। अब बताओ इसको कितने का बेनिफिट मिला? अगर 2 लाख में से मैंने 50,000 ले लिया तो कितने का बेनिफिट मिला? 1.5 लाख। चलो वो बात की बात है। इधर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे तो क्या होगा, जरा ढंग से देखना। या तो ये मकान जो मैंने तुम्हें दिया है या तो मेरा होगा या तो मेरा नहीं होगा, या तो मेरा होगा या तो मेरा नहीं होगा। और अगर मेरा है तो इसके लिए कितना बेनिफिट हुआ, और अगर मेरा नहीं है तो बट ऑब्वियस है जिससे मैंने लिया होगा उसको मैं किराया देता हूंगा, तो इसके लिए कितना बेनिफिट हुआ। तुमको, तुम मेरे एम्प्लॉय, मैंने तुम्हें वो घर दिया, देखो दिख रहा है, हाँ मालिक दिख रहा है, जाओ वो आज तुम्हारा है, मालिक किराया कितना देना है। अब तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम पूछोगे मालिक ये आपका है क्या? उससे तुम्हें क्या लेना देना, उससे तुम्हें क्या लेना देना। प्रॉब्लम तो यही है।
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या अगर गवर्नमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस फीस आ गया, सो सिंपल। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? नॉन गवर्नमेंट में। अब नॉन गवर्नमेंट में भी पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेरा है या नहीं। ये पूछेगा मालिक ये आपका है क्या, मैं कहूँगा तुझे उससे क्या लेने देना, लेकिन वैल्यूएशन तो करेंगे। अब यहाँ तो वो मेरा घर है, यहाँ तो मेरा नहीं है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा? नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा? अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेरा घर है, तो जो मैंने इसको घर दिया है वो छोटे शहर में दिया है या बड़े शहर में दिया है या उससे भी बड़े शहर में दिया है। और बड़ा और छोटा शहर कैसे डिसाइड होगा? पॉपुलेशन के बेसिस पर। सिटी हैविंग पॉपुलेशन अप टू 10 lakhs, more than 10 lakhs up to 25 lakhs। इधर कहाँ जाएगा? मोर देन 25 lakhs। बोलो, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 10 से 25 तक है तो, और 25 लाख से अधिक है तो, इन तीनों केसेस में परसेंटेज डिसाइड किया गया है। क्या डिसाइड किया गया है? परसेंटेज डिसाइड किया गया है। कितना परसेंटेज है सर वो बता दीजिए। और इस केस में क्या होगा? सुनो इधर ढंग से। इसमें कहा गया, सुनना, 7.5% ऑफ सैलरी, यानी एम्प्लॉय की हैसियत के हिसाब से रखा गया। महल दो दोगे तो महल नहीं मान लेंगे। बात समझ में आई? उस महल को भी हम 7.5% ऑफ सैलरी तक वैल्यूएशन ले जाएंगे। इस केस में 10% ऑफ सैलरी परक्विजिट की वैल्यू है, यानी ये टैक्सेबल वैल्यू। परक्विजिट यानी जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ये उसकी वैल्यू है। और इस केस में 15% ऑफ सैलरी, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है बेनिफिट, उसकी बेनिफिट की वैल्यू है। बोलो ना, समझ में आई बात? और नॉट ओन्ड में दो चीजें देखी जाती हैं। नॉट ओन्ड में दो चीजें देखी जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर मेरा वो घर नहीं है तो मैं रेंट पे कर रहा हूँगा किसी न किसी को। बोलो, तो पहला अमाउंट जो मेरा नुकसान वो तुम्हारा फायदा। तुम्हारा फायदा कितना? जो मेरा नुकसान। मेरा नुकसान कितना? रेंट पेड। और मैंने कहा हैसियत से बढ़कर कुछ नहीं होने वाला। हैसियत से बढ़कर तो 15% ऑफ सैलरी रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। प्रॉब्लम यह है कि हैसियत से ज्यादा तो टैक्सेबल होगा नहीं, तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। हायर पर मत चले जाना, नहीं तो एम्प्लॉयर तो वो बदला लेगा जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा पाओगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है? कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? आया। ये वो घर है, इधर आओ, दिख रहा है? करा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने कहा जा दौड़ करके आज से तू वही रहेगा। आंखों में चमक आ गई, आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई कि आज से हम इसमें रहेंगे। दौड़ा दौड़ा गया, दरवाजा खोला और देखता क्या है, अंदर से चमगादड़, छिपकली, मछली, मतलब ये सब, मछली नहीं, मकड़ी, सॉरी मकड़ी, ये सब निकल रहे। हाँ हाँ हो गया, मछली नहीं मकड़ी।
वो तो गाना था ना, कौन सा गाना था, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, तो उसमें मकड़ी का जाला तो उसको वही सब मिलता है कमरे में। तो आंखें जो फटी की फटी थी वापस अपनी जगह पे आ गई छोटी हो गई। चारों तरफ केवल दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें, ना उसमें पंखा था, ना उसमें टेबल और फर्नीचर था, ना बेड था, ना अलमीरा थी, ना कूलर था, ना फ्रिज था। इसको हम कहते हैं अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। और ज़रा देखो, शुरू से मैं जब घर 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 चिल्ला रहा था तो तुम लोग के दिमाग में भी कहीं ना कहीं घर का जो एक पिक्चर बन रहा होगा, उसमें एसी, फ्रिज, कूलर सब लगा हुआ लग रहा होगा। लेकिन मैंने घर देने के लिए तुमको बोला था, ना कि एसी, फ्रिज और कूलर देने के लिए बोला था। अब फ़र्क समझ में आया? इसे हम कहते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। देन दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? अनफर्निश्ड, जिसमें कुछ भी फर्निश्ड आइटम नहीं है। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कुछ भी फर्निशिंग नहीं है इसमें। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। लेकिन मैंने कहा इधर आओ, वो घर जाकर देखो तुम्हारे लिए है। तुम दौड़े दौड़े गए, दरवाजा खोला और खुशी की कोई सीमा ना रही। हर चीज़ अपनी जगह सेट है। तुम्हें तो लगा था मैंने तुम्हें केवल घर दिया है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम था घर के अलावा मैंने तुम्हें साजो सामान भी दिया है। इसको हम कहते हैं फर्निशिंग आइटम्स। अब बताओ, ये जो घर की वैल्यू निकली थी, ये फर्निश्ड वैल्यू थी या अनफर्निश्ड? इसका मतलब मैंने तुम्हें कुछ और दिया। क्या दिया? और फर्नीचर के आइटम दिए, फर्निशिंग आइटम्स दिए, अलमारी, फ्रिज, एसी, कूलर। क्या करें? उसकी वैल्यू ना जोड़ें, उसको अलग से जोड़ें या मान लें जुड़ा हुआ है? अलग से जोड़ें, क्योंकि ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है। तो फर्निशिंग आइटम्स, वैल्यू ऑफ व्हाट? फर्निशिंग आइटम्स। अब फिर प्रॉब्लम आई, ये जो फर्निशिंग आइटम्स है ये मेरा है या किराए पर लेकर दिया गया है? ये जो फर्निशिंग आइटम्स हैं ये मेरे हैं या किराए पर लेकर दिए गए? अगर मेरे हैं, अगर मेरे हैं ये फर्निशिंग आइटम्स, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हो सकता है कुछ सामान उसमें फ्रिज, एसी मेरा हो, बाकी अलमीरा, बेड वगैरह सब किराए पर हो सकता है। तो जो मेरा है उसका 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट से लो, दैट इज ओके। मान लो मैंने सामान 1 लाख रुपए में खरीदा था, तो उसकी वैल्यू 10,000 ले लो, जोड़ दो इधर। इज देयर एनी प्रॉब्लम एट ऑल? नहीं ना, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर मैंने रेंट पर लिया है तो लीज अमाउंट या रेंट, बोलो ना, जो मेरे को लॉस होगा वो तेरे को फायदा हो रहा है, वो जोड़ देंगे। समझ में आई बात? इन दोनों में से जो हो सकता है आधे आइटम्स इधर जाएं, आधे इधर जाएं, हो सकता है कुछ क्या हो, कुछ क्या हो। ये इसके लिए और ये सबके लिए है। ये यहाँ भी रहेगा, ये यहाँ भी रहेगा और ये यहाँ भी रहेगा। समझ में आई बात? ये अनफर्निश्ड था, फर्निशिंग का ये जोड़ दो, ये अनफर्निश्ड था, फर्निशिंग, ये अनफर्निश्ड था, फर्निशिंग। इज इट क्लियर? अब कौन सी वैल्यू निकली? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब हम इसको बोल सकते हैं, जो भी कैलकुलेटेड फिगर आएगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। समझ में आई बात? हो सकता है मैंने तुमसे कहा 50,000 दो, ले जाओ ये 3 लाख रुपए का घर, लेकिन हमको कितना दे दो? अब तुमको कितना बेनिफिट हुआ एज ए एम्प्लॉय? 2.5 लाख। इसे हम कहते हैं कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, यानी अगर हम कुछ रिकवर कर लें तुमसे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम
इम्प्लाई, तो ये आ जाएगा आपका कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। इसको नोट करो, तो अभी हम इसमें और बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। हटा दें पक्का। एक चीज़ देखो, इसमें हम लोगों ने अभी तक यही बोला कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया किस चीज़ का, घर का। घर या तो फर्निश्ड होगा या तो अनफर्निश्ड होगा। इफ इट इज़ फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, देन वी आर नीडेड टू कैलकुलेट द थिंग्स टिल दैट। इफ दिस इज फर्निश्ड, देन वी आर नीडेड टू कैलकुलेट टिल हियर। But if the amount, some amount is recovered from the employee, then we have to deduct. That's it. But there is another benefit which is to be given by the employer to the employee, not in the form of house but in the form of the hotel facility. रहने का देना है ना, रहने का होटल में नहीं दे सकते क्या हम आपको? नहीं दे सकते? दे सकते। तो कहा गया अगर होटल एकोमोडेशन है, क्या है, क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात बताओ। अगर तुम लोग एरो बना लेना, थर्ड होटल एकोमोडेशन दिया गया है, तो घर से ज्यादा सुविधा दी गई है कि नहीं? तो 15% को क्रॉस कर जाएगा, 24% ऑफ और एक्चुअल अमाउंट, whichever is lower, बोलो ना, अरे बोलो, whichever is, माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। ये जो बेनिफिट दिया गया है माफी का, ये तभी पॉसिबल है, ढंग से सुनना, टैक्स लगा दिया गया। मेरे यहां एक एम्प्लॉई है, मेरे यहां एक, उसको मैंने कहा कि तुम कानपुर में रहते हो, आज से तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा दिल्ली में। बताओ अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को ऐसे भेजा कि जाओ अब तुम्हारा काम कहाँ होना है, दिल्ली में, कहेगा ठीक है मालिक,
उठाएगा बैग और चला जाएगा वहाँ पे। रहेगा कहाँ? स्टेशन पे, हाँ, पटरी पे, हाँ, प्लेटफॉर्म पे, कहाँ रहेगा? एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय से जाओ पहले उस शहर में अपना रहने का ठिकाना तय कर लो। एम्प्लॉय कहेगा ठीक है मालिक, सामान नहीं ले जा रहे। जाएगा पहले वो होटल में रुकेगा और अपना घर खोजेगा। नहीं खोजेगा? 1-2 दिन में तो मिल ही जाएगा। हो सकता है 4 दिन लगे। मालिक ने फ़ोन किया, मिला? नहीं मिला, वापस आ जा, वापस आ जा, मेरा खर्चा बर्बाद कर रहे हैं तू। लेकिन अब वापस बुला लेने से उसका काम नहीं होने वाला। फिर कहेगा जाओ फिर से देखो। 3-4 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा, उसको मालूम है मालिक फिर बुलाएगा। मालिक ने फिर बुला लिया, फिर भेजा। लेकिन ये कितने दिनों तक? सब मिलाकर, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 2 दिन, ये 6 दिन मिलाकर 15 दिन तक अगर है तब तक तो माफ है। कितने दिनों तक? लेकिन जहां बेटा 16th डे आया, टैक्स लगना शुरू, वो आपका बेनिफिट मान लिया जाएगा। अब आपको इस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। 15 दिन तक माफ है। बियॉन्ड 15 डेज इट विल बी स्टार्ट टू चार्ज टू टैक्स। क्या है? द पीरियड ऑफ सच अकोमोडेशन डजन एक्सीड 15 डेज। इस अकोमोडेशन का जो स्टेइंग पीरियड है, इट शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 15 डेज। ये किसी भी तरह से 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। और सावधान, ये जो दिया गया है होटल एकोमोडेशन 15 दिन तक का तभी माफ होगा जब आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर के दौरान ऐसा मकान दिया गया, होटल का बेनिफिट दिया गया हो। ऐसा नहीं है जाओ घूम करके आओ 10 दिन होटल में रह लिए, ना 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 ना, वो तो पूरा 10 दिन का टैक्स लगेगा। माफ तब होगा जब मैक्सिमम 15 डेज के लिए हो और ट्रांसफर के प्रोसेस में हो, और तब ये होटल का बेनिफिट दिया गया हो। मीन्स द होटल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय will not be charged to tax if the maximum period of staying at in hotel by the employee should not be in excess of must not be in excess of 15 days first, and second, this benefit or this hotel accommodation is provided during the process of transfer from one place to another. Is it clear? तो ये 2 कंडीशंस जब सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब हमारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जहां ये 15 दिन से अधिक गई, टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। तो ये कौन सी 2 कंडीशंस हैं? नॉट टैक्सेबल इफ does not exceed 15 days in aggregate। वर्ड में क्या यूज करने जा रहा हूं? एग्रीगेट, यानी सब जोड़ करके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एंड वर्ड यूज कर रहा हूं। 2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। अब समझ में आ गया होगा? हाँ या ना? नोट कर। सैलरी मीन्स, देखो ना, हम लोगों ने कई जगहों पर सैलरी 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 वर्ड यूज किया है, नहीं यूज किया है? तो यहां सैलरी का मतलब क्या है? सर, जहां हम लोगों ने इतनी जगह सैलरी का मतलब देखा, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं। सैलरी मतलब क्या? ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्सक्लूड प्रोविडेंट फंड। स्टडी मेट है किसी के पास? समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
वॉल्यूम 2 नहीं लाए हो क्या? कौन सा वॉल्यूम है बाबू? जी 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 जी, आप बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? बोलो भाई। सर ये क्या मतलब है? अगर मैं कहूं ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स, तो मतलब वो बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म में देता है, यानी इसमें क्या शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है परक्विजिट्स, केवल मॉनिटरी बेनिफिट्स शामिल है। और वो मॉनिटरी बेनिफिट्स जो शामिल हैं जो टैक्सेबल हैं। लेकिन एक और वर्ड पढ़ोगे, डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। और जब डीए वर्ड आता है ना, डियरनेस अलाउंसेस, तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुन लो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह काम आएगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो दूर हो जाएगा। आगे से हम इसको लिखेंगे डीए इफ। अगर मैं इफ लिख देता हूं तो इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ जाएगा। और अगर मैं कुछ ना लिखूं तो इसका मतलब नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉट इफ। क्लियर है? सर इसका मतलब क्या निकलता है? आपको सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलता है। आपको सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा डियरनेस अलावेंसेस भी मिलता है, ये भी कैश में मिलता है। लेकिन ये दो तरीके का होता है, प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा आपका, तो उस समय जो प्रोविडेंट फंड, उस समय जो ग्रेच्युटी और उस समय जो लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन होगा, उनके पर्पस से डीए का मतलब, यानी कि उस पर्पस से सैलरी का मतलब सैलरी एंड डीए, डीए भी शामिल होगा। मान लो आपकी सैलरी है 10,000 और 8,000 आपको डीए मिल रहा है 2 मिनट के लिए। आप रिटायर कर गए और रिटायरमेंट के समय ये तय हुआ कि 10 महीने की सैलरी आपको फोकट में मिलनी चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। किसमें? रिटायरमेंट बेनिफिट। चाहे प्रोविडेंट फंड छोड़ दो, मारो बोले अभी हम उसके पीछे नहीं जा रहे। 10 महीने कैसे? 18,000 का 10 महीना या 10,000 का 10 महीना? अगर 10,000 का 10 महीना दिया जाता है, इसका मतलब डीए इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर सैलरी का मतलब 18,000 हो गया और आपको कितना दिया जाता है, तो इसका मतलब डीए इज द पार्ट ऑफ द सैलरी एंड डीए इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? DA is in terms of employment. When you will get retired, then at that time DA will form part of the salary for your retirement benefits. It will be counted. इसको भी काउंट किया जाएगा आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। यानी डीए को भी सैलरी के साथ चिपका कर रखेंगे, ताकि जब जब आपकी सैलरी का कैलकुलेशन हो या उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन हो, तो डीए भी उसमें कैलकुलेट होकर के सैलरी का या उन बेनिफिट्स का अमाउंट दिया जा सके। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है? आगे चल सकते हैं? बोलो भाई। यहां पर जो बोला गया है, एक्सक्लूड डीए
नॉट इफ है तो ओ अब समझ में आ गया। डीए को शामिल नहीं करेंगे, डीए को तभी शामिल करेंगे यहां पर सैलरी के पर्पस से। सैलरी का मतलब क्या होता है सर? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, एटीसीसीडी, इतनी चीजें होती हैं सैलरी का मतलब। तो सैलरी सैलरी हर जगह तो लिखा है, तुम लोगों ने देखो 4-5 जगह सैलरी लिख दी। 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या? 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या? 15% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या? 24% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या? सैलरी मतलब ये, सैलरी मतलब जितना भी आपको कैश बेनिफिट्स दिया गया है वो, लेकिन उसमें शामिल मत करना प्रोविडेंट फंड। लेकिन खबरदार उसमें शामिल मत करना डीए को भी, अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो। इज इट क्लियर? पक्की बात। बाकी सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स लेना, लेकिन कौन से मॉनेटरी बेनिफिट्स? केवल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर आपको कोई बेनिफिट दिया जाता है, कैश में दिया जाता है, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, अगर कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया, आपको दिया गया लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, तो नहीं लेंगे। केवल वही मॉनेटरी बेनिफिट्स लेंगे विच आर चार्ज टू टैक्स। इज इट क्लियर? नोट हो गया होगा। हटा दूं? बोलो भाई, हटा दें? यहां तक का समझ में आया? इंपॉर्टेंट था रेंट फ्री अकोमोडेशन, परक्विजिट्स का सबसे पहला पॉइंट, और एक नहीं, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। कितने पॉइंट कवर कर लिए? 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में देखा हम लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लाइसेंस फीस होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मालिक का अपना है या मालिक का अपना नहीं है। अगर मालिक का अपना है, वो कौन सा शहर है? 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक की पॉपुलेशन है, और अगर 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो, अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर मोर देन 25% तक की पॉपुलेशन हो तो 14%। अच्छा 15% ऑफ सैलरी। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? ये तो हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फॉर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन निकला। इसमें हमें फर्निशिंग आइटम्स को भी जोड़ना पड़ेगा, और फर्निशिंग आइटम या तो मालिक के होंगे या तो मालिक के नहीं होंगे। मालिक के अपने हैं तो 10% ऑफ द सैलरी, अगर अपने नहीं है तो एक्चुअल रेंट जो हो उसको ले लो। टोटल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाएगा। अगर मालिक ने तुमसे कुछ पैसा वसूल लिया है तो उसको माइनस कर दो, जो आएगा वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। लेकिन अगर होटल का बेनिफिट दिया गया है तो होटल के बेनिफिट में 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कहा गया टैक्स नहीं लगेगा अगर ये ट्रांसफर के प्रोसेस में दिया गया एक जगह से दूसरी जगह और इन एग्रीगेट 15 डेज तक है तो। इज इट क्लियर? अगर ट्रांसफर का प्रोसेस ना हो तो दिया गया है तो पहले दिन से कैलकुलेट करना शुरू करो टैक्स। अगर ट्रांसफर के प्रोसेस में तो 15 दिन तक का माफ करो उसके बाद। चलो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखवाया था, जरा ढंग से देखना। और अच्छी खासी प्रॉब्लम इस पॉइंट को समझने में आती है। बेसिकली हर एक चीज एक्ट बोलता है और उसको हम लोग समझते हैं। वो ना बोला और हम समझ लिए तो बहुत बड़ी महानता कर लिया, ठीक है ना। तो नॉर्मली एक्ट में जब कुछ एक्ट साइलेंट रहता है तो वहां डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर केस लॉज काम आते हैं, नोटिफिकेशंस काम आती हैं। जरा ढंग से देखना। फिलहाल पॉइंट नंबर 3, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय is met by employer. The value of any benefit or amenity provided by employer to employee either at
फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। और मैंने यहाँ पर ख़त्म नहीं किया था, मैंने यहाँ के बाद लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज टू बी एडेड, स्टिल इट इज टू बी एडेड। व्हाट वाज द सेंटेंस? ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पर अच्छा खासा डिस्कशन किया था। 3 तरह के एम्प्लॉय हमारे स्पेसिफाइड होते हैं, डायरेक्टर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और तीसरा मॉनिटरी बेनिफिट 50,000 रुपए से अधिक को आफ्टर डिडक्शन 16(1), 16(2) एंड 16(3). यही देखा था हम लोगों ने, और मैंने कहा था ये 16(1), 16(2), 16(3) गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, लोग इसको माइनस करना भूल जाते हैं। याद आया? अच्छा भाई, अब ये दोनों क्या बला है, हमें तो दोनों समझ ही में नहीं आ रहा। जरा अलग अलग करके देखें, देखा जाए। एक एम्प्लॉयर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट दे सकता है, नहीं दे सकता? वाटर का बेनिफिट, हीटर का बेनिफिट दे सकता है, एक्सेट्रा। ये चीज़ बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको, ये दिमाग में बैठा लेना। ये ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएगा, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढंग से सुनना। कनेक्शन, किसका कनेक्शन? किसका कनेक्शन? बात समझ में आई? इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ जीसस। एम्प्लॉयर, चलो एम्प्लॉय, किसके नाम से कनेक्शन है? या तो कनेक्शन किसके नाम से होगा? यूज्ड बाय, कनेक्शन एम्प्लॉय का है, यूज कौन कर रहा है? कनेक्शन किसके नाम से है, यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉय। समझ में आई बात? कनेक्शन किसके नाम से है? तो कनेक्शन किसके नाम से है? तो ऑब्लिगेशन किसका होगा पेमेंट करने का बिल? एम्प्लॉय का। बोलते क्यों नहीं? और कनेक्शन किसके नाम से है? तो ऑब्लिगेशन किसका होगा पेमेंट करने का बिल? पक्का कि एम्प्लॉय? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। चलो ठीक है ना, सही है ना? पेड बाय, पेड बाय नहीं, पेड बाय। देखो इधर, कनेक्शन किसके नाम से है? यूज कौन कर रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? पेड कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। कनेक्शन किसके नाम से है? यूज कौन कर रहा है? ऑब्लिगेशन किसका है? पेड कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। दोनों केसेस में फायदा किसको मिला? यूज कौन कर रहा है? बात समझ में आई? फर्क समझ में आया? पॉइंट नंबर देखो ऊपर 3, इधर ये कौन सा सेंटेंस किस में फिट होता है? ये वाला कहाँ जाएगा, इधर या इधर? ऑब्लिगेशन ऑफ सेट हो गया। मेट बाय पेड कौन कर रहा है? अरे हाँ सर, आ तो गया, नहीं समझ में आया। इसकी बात करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन ऑफ, नहीं आया। ऑब्लिगेशन किसका है? यहां खत्म। लेकिन फायदा किसको मिल रहा है?
कहाँ जाएगा? द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द, चाहे फ्री में चाहे कंसेशनल रेट में, किस केसेस में टैक्सेबल होगा? हाँ, टैक्सेबल इन ऑल केसेस, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा था, लेकिन टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब समझ में आई बात? दोनों में फर्क समझ में आया? क्वेश्चन में दिया वही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और हो सकता है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना हो। अगर ये वाला केस है तो कहीं ऐसा ना हो तुम लोग उसको टैक्सेबल करके आ जाओ। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये किस केस में टैक्सेबल होता है? ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हम होते हम एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनाते, गारंटी दे रहे। जो अभी उस दिन बताया 16(1), 16(2), 16(3) नहीं लेस किया जाता स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैलकुलेशन में। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटरी सैलरी 50,000, हम वो क्वेश्चन देते। अगर हमको बनाना होता तो हम ये क्वेश्चन बना करके दिए होते बच्चों को, टेस्ट योर नॉलेज। क्यों? अब बच्चे उलझ जाते, क्योंकि अभी तो तुम लोग को आसान लग रहा है। यही चीज़ एक हफ्ते बाद पूछेंगे तो दांत दिखाओगे। सुनो इधर, ये समझ में आया? पक्का? प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम तो अब ये है परक्विजिट कितना, टैक्सेबल कितना होगा, आप वो बताइए हमको। यहाँ तो आपने नौटंकी बतिया है कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। समझ में आ गया सर? हमें किससे मतलब है? ये हंसने वाली बात नहीं है, सही है। अभी तक तो नौटंकी ही चल रही थी, अब क्या चलेगा? टैक्सेबिलिटी कितनी लगेगी, कितनी अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, क्या वो मैंने बताया? नहीं। अब यहां पर दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एक बात बताओ, बार बार यही पूछते हैं और दिन भर में कई बार पूछते हैं, लेकिन बार बार ये बोलते हैं एक बात बताओ, और दिन भर में 50 बात तो पूछ लेते हैं। फिर से सुनो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मेरा बिजनेस है, तुम एम्प्लॉई, हम एम्प्लॉयर। मेरा बिजनेस है लोगों को बिजली का कनेक्शन देना, मेरा बिजनेस है लोगों को वाटर और हीटर का कनेक्शन देना। अगर मेरा ये बिजनेस है और अगर मैं अपने एम्प्लॉय को वो बेनिफिट दे रहा हूं तो क्या गलत है? गलत है। रेलवे अगर अपने एम्प्लॉयज को कहे तुम लोग घूम सकते हो तो क्या गलत है? बस वाले कहते हैं कि तुम लोग क्या बस में घूम सकते हो अपने एम्प्लॉयज को तो क्या गलत है? ना, दीज आर द बेनिफिट विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ रेलवे वाला कहेगा खबरदार कभी बस में बैठा तो उस कभी कभी वो बेनिफिट उसमें भी दे सकता है, जाओ तुम लोग बस में जाओ, हम तुम लोग का पैसा देंगे। हमारा कोई एम्प्लॉय हमसे कहेगा जाओ तुम बेनिफिट हम देखेंगे। बात समझना, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं, किसका है ऑब्लिगेशन वो बात की बात है। अगर ये अपने ओन्ड रिसोर्सेज से देता है, एम्प्लॉयर कहाँ से देता है? ओन्ड रिसोर्सेज मीन्स एम्प्लॉयर इज इंडल्ड टू डू सच टाइप ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयर इस बिजनेस में लगा हुआ है। और मैंने बार बार तुम लोग को एक ही चीज बोली है, जितना एम्प्लॉयर को घाटा एम्प्लॉय को उतना फायदा, लेकिन हैसियत में रहकर। दो चीजें, अगर ओन्ड रिसोर्सेज से दिया है, कहां से दिया है? अगर आउटसाइड रिसोर्सेज से दिया है, गैस कनेक्शन भी आ जाएगा यहीं पर, आउटसाइड रिसोर्सेज से दिया है। कहां से दिया है? अब मेरा काम इलेक्ट्रिसिटी है, गैस थोड़ी है। मेरा काम गैस है, मेरा काम वाटर थोड़ी है, कोई एक होगा। तो अगर मैंने तुम्हें अपने रिसोर्सेज से ये बेनिफिट दिया है तो मेरा कितना लॉस हुआ जो तुम्हें फायदा मिलेगा? हाँ नहीं, कितना बताओ? हाँ,
पूछ रहे हैं हमें कितना नुकसान हुआ कि तुमको फायदा हुआ। अगर मैं अपने घर से कोई तुमको सामान दूं, हाँ ये पेन मैं बनाता हूँ, ये मैं पेन बनाता हूँ, मेरे को ये पेन पड़ती है 10 रुपए की, मार्केट में मैं बेचता हूँ 12 रुपए की। अगर मैं ये पेन बनाता हूँ, मुझे ये पेन पड़ती है 10 रुपए की और मैं तुम्हें देता हूँ 12 रुपए की, तो मेरे एम्प्लॉय हो, लो अब बताओ मुझे कितने का नुकसान हुआ। तो बोलो ना 10 रुपए का कॉस्ट, मुझे कितने का नुकसान हुआ। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, पक्का ना, पक्का ना, कॉस्ट ऑफ। लेकिन अब मेरा काम नहीं है पेन बनाना, लेकिन मैंने तुम्हें पेन दे दी, अब मेरा नुकसान कितने का हुआ, 12 रुपए का। कितने रुपए का, इसका मतलब जितने में मैंने पेन खरीदी होगी, और खरीदी तो मैंने 12 रुपए में होगी, तो अमाउंट पेड, हाँ या ना, जितना मैंने अमाउंट पेड किया होगा उतना मेरा नुकसान। सुन, हो सकता है मेरी कॉस्ट आ गई 10 रुपए, लेकिन मैंने कहा 2 रुपया दे दे, अब बताओ मुझे कितना नुकसान हुआ, 8 रुपए, और तुम्हें फायदा कितना हुआ, 8 रुपए। यहां पर अगर मैंने तुमसे 2 रुपया वसूल लिया, अब बताओ मुझे नुकसान कितना हुआ, 10 रुपए। अब क्लियर है, तो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस अमाउंट रिकवर्ड, दैट्स इट। समझ में आई बात, सो सिंपल। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, यूज कर रहा है एम्प्लॉय, लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, तो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर एंड विल चार्ज टू टैक्स इन ऑल द केसेस। इफ द कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, if the connection is in the name of the employer, used by employee, obligation is of employer but paid by the employer, then in that case this is the situation where the benefit will be charged to tax only in those cases where the employee is a specified employee. Is it clear या ना? अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं, जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट से। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितनी होगी, ओन रिसोर्सेज से दे रहा है या आउटसाइड रिसोर्सेज से दे रहा है। If the employer is provided all this benefit to the employee from owned resources, then in that case the cost of production will be the value of perquisites minus amount recovered. While in the case of outside agencies or resources, then in that case the amount paid minus amount recovered. Is it clear? Note करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वीपर का बेनिफिट देता है, गार्डनर का बेनिफिट देता है, वॉचमैन का बेनिफिट देता है, और डोमेस्टिक सर्वेंट का बेनिफिट देता है, हाँ या ना। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि ये लो गार्डनर, ये लो वॉचमैन, ये लो स्वीपर ना। 2 तरीके हो सकते हैं। अब कनेक्शन तो होगा नहीं
यहाँ क्या होगा? कनेक्शन नहीं होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। क्या होगा? अपॉइंटेड बाय। अगर एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है तो ऑब्लिगेशन किसका? यूज कौन कर रहा है? पेड कौन कर रहा है? तो ऑल केसेस। अगर अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर का है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। समझ में आ गई बात? पक्का? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब अपने तो रिसोर्सेज से देगा नहीं, अपने बच्चों को कहेगा मालिक चुन्नू मुन्नू जाओ इस एम्प्लॉय का काम करो, स्वीपर का, वॉचमैन का, ये मेरे ओन रिसोर्सेज हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमेशा आउटसाइड रिसोर्सेज से ही आएगा। कहाँ से आएगा? तो आउटसाइड पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर पे करता है, आया ना, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम। बस तुम लोग तेज आदमी हो, नोट कर लो। बोलो। कभी कभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी देता है। किस चीज की? तो कैसे वो कैलकुलेशन होगा? टू हाउस होल्ड मेंबर, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई रिफ्रेशर कोर्स करवा रहा है, कौन सा कोर्स करवा रहा है? ये कोर्स कर लो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला। क्यों करवा रहे हो भाई? फायदा क्या एम्प्लॉयर को? फायदा तभी तो करवा रहा है कि ताकि तुम कुछ गेन कर लोगे तो उसका बेनिफिट हमको कहाँ मिलेगा? बिजनेस में मिलेगा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिफ्रेशर कोर्स करवाता है, वो पूरी तरह से माफ है, पूरी तरह से। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके बच्चों के लिए या उसके घर के किसी सदस्य के लिए कोई एजुकेशनल बेनिफिट देता है, कौन सा बेनिफिट देता है? उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। या तो कहेगा ओन कॉलेज में, आया ना, या तो बच्चों को उनके कहेगा मेरे ही कॉलेज में पढ़वा दो, या उसके किसी हाउस होल्ड मेंबर को, या कहेगा अदर कॉलेज में, हाँ या ना, बाहरी केसेस में या दूसरे केसेस में या किसी दूसरे कॉलेज में वो बेनिफिट देता है। तो
अब यहां पर हम किसी सामान को खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। किसके वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? सामान खरीदना बेचना होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल प्राइस वाज ओके, बट दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ सर्विस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट और वैल्यूएट इट। इसको वैल्यूएशन करना बहुत टफ होता है। एम्प्लॉयर कहेगा नहीं जी पढ़ते तो हैं उसके बच्चे, लेकिन पीछे वाली सीट में कोने में बैठते हैं, हवा लगती नहीं है और एक क्लास भाग जाते, बड़ा टफ हो जाएगा वैल्यूएशन करना टैक्सेबिलिटी के लिए, हाँ या ना? तो इनके लिए दो पार्ट में बांटा गया। ओन्ड कॉलेज के लिए कहा गया भले ही आपका ओन्ड कॉलेज है, मैं इससे फीस लेता हूं 25,000, तो उसकी भी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? इसमें नहीं मानी। कहा गया सेम टाइप ऑफ कॉलेज उसी एरिया में, सेम टाइप ऑफ कॉलेज उसी एरिया में जितनी फीस चार्ज करता है वही वैल्यूएशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया। वैल्यूएशन ऑफ सर्विस है ना, प्रोडक्ट होता तो बड़ा आसान होता। सेम एरिया में उसी तरह का कॉलेज कितनी फीस लेता है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। माइनस, इसमें भी माइनस अमाउंट रिकवर्ड, बोलो ना। नोट कर लो थोड़ी स्पीड। हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट, इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट does not exceed ₹1,000 per month per children, then no taxability arises. अब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए बेनिफिट दिया, लेकिन उनका पर मंथ वैल्यूएशन कितना रहा? 800, 900। अरे भाड़ में जाए, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज मत करो, कोई टैक्सेबल नहीं हुआ, 100% माफ हो जाएगा। 1100 आता है पूरा 1100 लेंगे, 1500 आता है पूरा 1500 लेंगे, 2000 आता है पूरा 2000 लेंगे, यानी 1000 माइनस कर देना, गलत मत करना। क्या क्लियर हुआ? नोट करो।
फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट। पहली शर्त, एम्प्लॉयर इंगेज होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स के केस में। और अगर कोई एम्प्लॉयर इंगेज है और अपने एम्प्लॉय को बोलता है घूम आओ, जाओ, कहाँ घूम आओ? प्राइवेट जर्नी। हमारे बिजनेस से इसका कोई लेना देना, हमारे बिजनेस से इसका कोई लेना देना। हम अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं देखो हमारी कई बसें चलती हैं, लोग आते हैं और लोग जाते हैं, तुम भी जाओ, घूम घाम कर आ जाओ। प्राइवेट जर्नी, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो कितना अमाउंट चार्ज होगा? दे तो रहा है ओन रिसोर्सेज से। वैल्यू ऑफ परक्विजिट, सेम सर्विसेज ऑफर्ड टू पब्लिक। जितने रुपए में सेम सर्विस पब्लिक को दी जाती है, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुमसे कुछ नहीं लिया, यहां तुमसे 200 रुपए लिया, लेकिन तुमसे मैं 500 रुपए ले रहा हूं, तो 500 रुपए, और तुमसे कितना लिया? 200, तो तुम्हें फायदा कितना मिला? माइनस अमाउंट रिकवर्ड। समझ में आई बात? बात समझ में आई? नोट कर लो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें भी है। अगर कोई रेलवे और एयरलाइन, हाँ, इफ एम्प्लॉयर इज, इफ एम्प्लॉय इज रेलवे एम्प्लॉय और airline employee, then 100% not taxable, यानी पूरी तरह माफ। हटा रहा हूं। लास्ट टॉपिक और एक डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तबीयत खराब है? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ, ऐसे सही में खराब है। पूरे वायरस फैला रखे हैं रूम। तुमको जरूरत है दवा और फिलहाल दवा की और अगर तुम कहीं काम कर रही होती तो तुम्हें तुम्हारा मालिक कौन सी फैसिलिटी देता?
ये तुम्हारे ऊपर है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दो तरह से बेनिफिट दे सकता है। ये लो 500 रुपया हर महीने, चेहरा मत दिखाना, बीमार पड़ना तो सीधे डॉक्टर के यहाँ जाना, अपना इलाज कराना, हमसे कोई उम्मीद ना करना, हमसे कोई उम्मीद ना करना। क्योंकि मैं हर महीने तुम्हें क्या दे रहा हूँ? मेडिकल अलाउंसेस। क्या दे रहा हूँ? लेकिन हम लोग यहाँ अलाउंसेस पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, परक्विजिट्स यानी फैसिलिटीज पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब मैं तुम्हें पर मंथ कुछ नहीं दे रहा मेडिकल के नाम पे, तबीयत खराब हो सावित्री हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, जितना खर्चा आएगा देख लेंगे। ये क्या है? फैसिलिटीज। और जब इस तरह एम्प्लॉय की तबीयत खराब होती है, एम्प्लॉय वहाँ, अब ऐसा थोड़ी है तबीयत खराब होगी तो बहुत भयंकर बीमार होगा, हार्ट अटैक आया है तो पहले मालिक से पूछे मालिक किस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ तो उस हिसाब से करेंगे ना। एम्प्लॉय एडमिट हो जाता है, एम्प्लॉय एडमिट हो जाता है, एम्प्लॉयर आराम से घूमते हुए जाता है और एम्प्लॉय उसके घर वालों का हाथ ऐसे पकड़ता है, मुट्ठी खोलता है, जेब में हाथ डालता है, कुछ हाथ से रखता है, मुट्ठी बंद करता है, कहते किसी को बताना मत। मतलब जितना खर्चा हो इसमें से करते रहना, कहने का मतलब ये। समझ में आई बात? यहाँ वो काउंटर पर जाता है, पेमेंट काउंटर पर कुछ न कुछ पेमेंट कर देता है, कैश में कर रहा है, बट डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन टू यू इन कैश। अब कैश में भी दिया, हाथ में दिया, मुट्ठी बांध करके दिया, लेकिन बट इट इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ अलाउंसेस, स्टिल इट इज अ केस ऑफ परक्विजिट, बिकॉज अलाउंसेस आर टू बी पेड मंथली। लेकिन ये मंथली नहीं है, जब आप बीमार हुए और हॉस्पिटल तब वो आपको अमाउंट दे रहा है। इसको हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। और जानते हो, नहीं सर, जानते हो इसके आगे एक और वर्ड लिखा रहता है। जब भी मेडिकल फैसिलिटी वर्ड नाम आएगा, इसके आगे एक चीज ऑटोमेटिक जुड़ी रहेगी, आई दा दा। मैंने क्या लिखा? अरे बोल। लेकिन नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट्स के बावजूद ये अच्छा खासा टाइम लेने वाला है, क्योंकि ये सेंटेंस अकेले में पूरा नहीं है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मेडिकल फैसिलिटी या तो एम्प्लॉय को इन इंडिया में दी जाएगी, या इतना बीमार हो गया है कि उसको आउटसाइड इंडिया भेजना पड़े। कहाँ भेजना पड़े? आउटसाइड इंडिया भेजना पड़े। और मालिक तो चाहेगा कि उसकी तबीयत इंडिया में ही ठीक हो जाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ठीक हो जाए। बोलो। या मालिक चाहेगा कि ओन्ड हॉस्पिटल में, अगर उसका अपना हॉस्पिटल हो तो वहीं ठीक कर दो उसको। आंखों का हॉस्पिटल है, ठीक कर दो, है कि नहीं, वहीं ठीक हो जाए। कहने का मतलब मालिक क्या कोशिश करेगा, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओ या ओन्ड हॉस्पिटल में। अगर ये दो केसेस हैं, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल। यहां तक तो सेंटेंस सच्ची है। लेकिन मान लो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का जो अपना है वो आई हॉस्पिटल है, और सामने वाले को प्रॉब्लम सर्वाइकल की है, तो क्या करें? उसका ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में करवाएंगे, या उसका अगर हॉस्पिटल नहीं है तो कहा गया अगर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, किसमें? जिसके लिए परमिशन ली जा चुकी है या नोटिफाइड है, तो भी क्या होगा? निल। सही है। लेकिन कोई दूसरा हॉस्पिटल है जो ना गवर्नमेंट है
ना ओन्ड है और ना वो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, वो कोई और है। तो कहा गया अप टू ₹15,000 इज नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब 20,000 अगर तुम्हारे ऊपर खर्च हो गया तो 15,000 माफ हो जाएगा, 5,000 पर टैक्स लग जाएगा। 50,000 खर्च हो गया तो 15,000 माफ हो जाएगा, 35,000 पर टैक्स लग जाएगा। अब सर ये 15,000 कैसे दिया गया हो? कैश में भी दिया जा सकता है। मैंने तुम लोग को जब परक्विजिट्स और अलावेंसेस की डेफिनेशन बताई थी, जब मैंने परक्विजिट्स और अलावेंसेस की डेफिनेशन बताई थी, एट दैट टाइम आई क्लैरिफाइज यू that perquisites are always not in terms of cash but in terms of kind। लेकिन ये वो एक्सेप्शनल केस है जहां पर तुम लोग को ये समझ में आएगा कि कभी कभी परक्विजिट्स कैश में भी दिया जा सकता है। ये एक ऐसा केस है जहां पर परक्विजिट्स कैश में दिए जाने के बावजूद, मुट्ठी बांधा हाथ में दिया, कैश में दिया, बट स्टिल इट इज अ केस ऑफ परक्विजिट। इज इट क्लियर? याद रहेगा। तो जब भी हम बोलेंगे परक्विजिट्स आर ऑलवेज टू बी इन टर्म्स ऑफ काइंड, नॉट एट ऑल। दिस इज द एक्सेप्शनल केस वेयर द परक्विजिट स्टिल टू बी पेड इन टर्म्स ऑफ कैश। पक्की बात है? अच्छा, अब आउटसाइड इंडिया की बात करें। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। चले, जब आउटसाइड इंडिया की बात आएगी, चाहे तुम हिंदुस्तान में अपनी तबीयत ठीक करवाते, चाहे आउटसाइड इंडिया अपनी तबीयत ठीक करवाते, एक फ़र्क आ जाता है। केवल और केवल एक फ़र्क रहता है, केवल एक फ़र्क रह जाता है। सर वो कौन सा फ़र्क है? नहीं बताओगे? अरे मेरी तबीयत दिल्ली के हॉस्पिटल में ठीक हो या अमेरिका के हॉस्पिटल में ठीक हो, एक चीज़ का फ़र्क आएगा खर्चे में। मेरी तबीयत हिंदुस्तान में ठीक हो या विदेश में ठीक हो, एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही बोला। ये मत कहना टूर्स एंड ट्रेवल्स में रहे हैं तबीयत ठीक करा रहे। टूर नहीं होता, वो ट्रैवल होता है। ठीक है ना? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स का खर्चा नहीं बढ़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे आने और अच्छा जाने में। हाँ, आने और जाने में मैंने बोला है। समझ में आया? देखो ना, जब कोई बीमार होता है किसको छूट दी जा रही है? एम्प्लॉय को या उसके किसी घर के मेंबर को? किसी को भी, चाहे एम्प्लॉय की तबीयत खराब हुई हो, चाहे उसके किसी घर के मेंबर की तबीयत खराब हुई हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एम्प्लॉय किसी एक आदमी को जिसकी तबीयत खराब हुई हो उसके लिए छोड़ा जाएगा या उसके साथ कोई और आदमी पूरे घर भर को साथ भेजा जाएगा? केवल एम्प्लॉय को। यानी हार्ट का पेशेंट हो गया है, रास्ते पे गिरा हुआ है, कहेंगे खुद चढ़ के जाओ, बैठ नहीं पा रहे हो तुम हवाई जहाज में, इतनी भी ताकत नहीं तुम हवाई जहाज में बैठ पाओ। अरे उसके साथ उसका कोई फैमिली मेंबर रहेगा, एक अटेंडेंट भी अलाउड है। सोचो, तबीयत खराब हुई है भाई, मजाक थोड़ी है। कोई उठाने और गिराने के लिए भी एक आदमी चाहिए। ठीक है ना? अकेले के लिए नहीं है सारी फैसिलिटी, एक और आदमी के लिए। दूसरी चीज, आउटसाइड इंडिया एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। एक तो होता है ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, जो इंडिया में भी होता, ट्रीटमेंट एंड स्टे एक्सपेंडिचर। हिंदुस्तान में भी हॉस्पिटल में रहते, होटल में रहते तब खर्चा होता, यहाँ उसका ट्रीटमेंट होता। दोनों खर्चे वो इंडिया में भी होते, आउटसाइड इंडिया में भी। एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। बोलते क्यों नहीं? अरे बोल। अगर उसका ट्रीटमेंट एंड स्टे का खर्चा हुआ है, और कहाँ खर्चा हो रहा है, हिंदुस्तान में या बाहर? बाहर। नॉट टैक्सेबल। किस लिमिट तक? एज परमिटेड बाय आरबीआई। जब आप विदेश में खर्चा करने जाते हो तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है।
अगर मान लो आरबीआई ने कहा 3 लाख रुपए तक का खर्चा अलाउड है और आप खर्च करके आ गए 4 लाख, तो कितना टैक्स लग जाएगा? 1 लाख रुपए पर टैक्स लग जाएगा। तो एज परमिटेड बाय आरबीआई। बात करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर की, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी हो खर्चा। अब बताओ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर टैक्स लगाएं या ना लगाएं? अगर एम्प्लॉय अमीर है तो टैक्स लगा दो, एम्प्लॉय अगर गरीब है तो टैक्स लगा कर, जो तबीयत ठीक करके आया था उसको और मार डालो। हाँ, क्या करें? गरीब है तो टैक्स नहीं लेंगे, अमीर है तो ले लो, क्योंकि आपको हम केवल ट्रीटमेंट का खर्चा छोड़ सकते हैं। अब अमीर है या गरीब है ये कहां से पता चलेगा? केवल समझाने का तरीका, एग्जाम में मत लिख देना इफ द एम्प्लॉय इज द रिच, इफ द एम्प्लॉय इज पुअर, वो केवल समझाया है मैंने, तरीका ये नहीं है। अमीर और गरीब का फर्क केवल 1 रुपए का है। कितने रुपए का? अमीर और गरीब में फर्क केवल 1 रुपए का है। इसके हिसाब से अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप अमीर हो गए, और 2 लाख से कम है तो गरीब हो गए। समझे मेरी बात? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से अधिक है तो आप अमीर हो, एग्जैक्ट 2 लाख तक है तो आप गरीब हो। यानी 2 लाख 1 रुपया कमा लिया तो आप अमीर हो, टैक्स देना पड़ेगा, और 2 लाख तक हो तो आप गरीब हो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अमीर और गरीब का फासला कितने रुपए का है? है तो वैसे सिस्टम नहीं, लेकिन ठीक है। इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू ₹2 लाख, कितना? तो नील। If GTI is in excess of rupees, taxable। क्या टैक्सेबल? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल। सर ये जो GTI आपने लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है पहली चीज, मेरी इनकम 3 लाख, चलो 1,50,000, मेरी इनकम कितनी? 1,50,000, और ट्रैवलिंग पर खर्च हुआ 1 लाख, कितना? तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 1,50,000। कितनी? 1,50,000। अगर 1.5 लाख रुपए मेरी टोटल इनकम है और ट्रैवलिंग का खर्चा है 1 लाख रुपए, तो मेरी टोटल इनकम कितनी? 1,50,000। यहां पर GTI का मतलब ऐसी इनकम जो इस एक्सपेंसेस को जोड़ने के पहले हो, यानी उसको न शामिल किया गया हो। तभी तो पता चलेगा अमीर या गरीब। जोड़ने के बाद शामिल करोगे तो 1 लाख रुपए तो वैसे ही जुड़ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आउटसाइड इंडिया में बहुत हैवी खर्चा होता है, उसको बिना जोड़े बात हो रही है। इज इट क्लियर कि इसमें भी अभी कोई डाउट है? नहीं सर। फैमिली का मतलब क्या? फैमिली में कौन? मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, पोते पोतियां, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजे। अरे भैया हाँ, सब ले लो, सब ले लो, आसपास जितने मोहल्ले वाले सब शामिल। तो फैमिली का मतलब बताया गया सारे लोग नहीं। फैमिली मतलब हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड और उनके बच्चे, और मम्मी पापा भाई बहन, बस। मम्मी पापा भाई बहन, बस। पति पत्नी बच्चे, और हाँ सही है, हो गया खत्म। भाभी शामिल नहीं है? अरे हाँ भाई। जीजा जी शामिल नहीं है, तो ये लोग हमारी फैमिली का हिस्सा अब सरकार के हिसाब से। ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें?
तो बोल देना घर जाकर। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? इधर देख, टेलीफोन के लिए। मालिक ने अपने एम्प्लॉय को दिया, ले ये फोन ले, खूब बात करना। टेलीफोन फैसिलिटी 100% नॉट टैक्सेबल। बस एक लाइन का ये आंसर था। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टेलीफोन फैसिलिटी देता है, इट इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे? टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों।